갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पॉलिनेशन के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी मतलब हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें खास बात होती है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। जबकि नॉर्मल केसेस में या हायर एनिमल्स के केसेस में जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट कैसा होता है? नॉन मोटाइल। लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत खड़ी हो गई कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, यानी कि दोनों ही मूव नहीं कर सकते। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास तक कैसे पहुँचेगा? अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए कुछ साधन बनाए गए, कुछ व्हीकल बनाए गए, और उन्हीं व्हीकल उन्हीं साधनों को हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। ये वो एजेंसीज होती हैं जो मेल गैमेट को फीमेल तक ले जाती हैं। एक बात अब यहाँ पे देखिए सर कि यहाँ पे ये दो टाइप की एजेंसीज होती हैं। एक होता है एबायोटिक एजेंसीज और दूसरा होता है बायोटिक एजेंसीज। बायोलॉजी में जहाँ पे भी वर्ड बायो लग जाता है इसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो एबायोटिक एजेंसीज हैं ये एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यह वह एजेंसीज हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंचा रहा है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास में। जबकि बायोटिक एजेंसीज वो एजेंसीज हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म की हेल्प से मेल गैमेट पहुंच रहा है फीमेल गैमेट के पास में, तो उन एजेंसीज को हम बोलते हैं बायोटिक एजेंसीज। तो पॉलिनेटिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? एबायोटिक हो सकते हैं और बायोटिक हो सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए एबायोटिक एजेंसीज में, अब देखो एबायोटिक यानी कि जो ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से मेल गैमेट पहुंच रहा है फीमेल के पास, तो वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है भैया बाई एयर। बाई एयर, अब बाई एयर का मतलब हवाई जहाज से नहीं जा रहे हैं। बाई एयर का मतलब ये है कि हवा में उड़ के अपने आप मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन पहुंच जा रहा है फीमेल के पास में, तो उसको हम बोलते हैं बाई एयर। और जो टर्म यूज होती है ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट की जिसमें एयर है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। तो एनिमोफिली का मतलब क्या होता है कि पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? एयर के थ्रू हो रहा है। इसी तरीके से वाटर के थ्रू यानी कि पानी में तैर के पॉलन ग्रेन जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। यहाँ पे जो टर्म यूज होता है वो हाइड्रोफिली यूज होता है। तो एबायोटिक फैक्टर में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक तो होता है बाई एयर और बाई वाटर, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। अब यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंसेक्ट के थ्रू अगर कोई इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को लेके जा रहा है फीमेल के पास तक, तो इसको हम बोलते हैं एंटेमोफिली। क्या बोलते हैं भाई? एंटेमोफिली बोलते हैं। इसी तरीके से कोई बैट यानी कि चमगादड़ लेके जा रहा है तो उसको बोलते हैं चिरेप्टेरोफिली या क्रेप्टेरोफिली, जो आप बोलना चाहो। अगर कोई स्नेल, अब स्नेल का मतलब समझते हो ना, मोलस्क, घोंगा, अगर कोई स्नेल जा रहा है पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है तो उसको बोलते हैं मेलेकोफिली। और अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। इसी तरीके से एनिमल के थ्रू, अब वो एनिमल कोई भी हो सकता है, इवन हम लोग भी हो सकते हैं। अगर एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं जूफिली। अब मैंने अभी बोला कि वो एनिमल कोई भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकते हैं। तो आप सपोज करो कि जैसे हम लोग जंगल में जा रहे हैं, अब जंगल में हम लोग जा रहे हैं तो क्या हुआ कि हमारे शोल्डर से कोई भी मेल फ्लावर टच हुआ, ठीक है ना, हमारे शोल्डर से कोई भी मेल फ्लावर टच हुआ, और जैसे ही हमारे शोल्डर से मेल फ्लावर टच हुआ तो यहाँ पे थोड़े बहुत पॉलन ग्रेन उस मेल फ्लावर के हमारे शोल्डर पे आ गए। अब थोड़ी दूर और बढ़े और चलते जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई फीमेल फ्लावर था, वो भी हमारे शोल्डर से टच हुआ। अब जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन थे पहले के पड़े हुए वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए? फीमेल फ्लावर के पास तक ट्रांसफ़र हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक का ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ वो किसने किया? हमने किया। तो इसी तरह से जो बाई एनिमल के थ्रू भी क्या हो सकता है?
पॉलिनेशन हो सकता है, पॉलिनेटिंग एजेंट एनिमल्स भी हो सकते हैं और उनको हम बोलते हैं जूफिली। इसमें कोई भी एनिमल हो सकता है, आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2018 में कि क्या रेप्टाइल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो किस में आएंगे? बाई एनिमल, और उनको हम बोलते हैं जूफिली। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए इस तरह से, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड करते हैं इसको। तो अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ पॉलिनेटिंग एजेंट के दो फैक्टर्स, दो एजेंसीज हैं, ये बात तो ठीक है, एक है एबायोटिक फैक्टर और एक है बायोटिक फैक्टर, तो बताओ ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? अब ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू हो सकता है? तो आप तो कहोगे यार एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, तो एयर के थ्रू सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता होगा, जबकि ये बात गलत है भाई। ठीक है ना? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा किसके थ्रू होता है, यानी कि कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट सबसे अच्छा है, तो अगर आपको ऑप्शन में बायोटिक दे रखा है और एबायोटिक दे रखा है और आपको इन दोनों में से चूज करना है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बायोटिक फैक्टर हैं उनके थ्रू पॉलिनेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एबायोटिक एजेंसीज। जैसे मान सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर के थ्रू, एबायोटिक फैक्टर के थ्रू सिर्फ 20% पॉलिनेशन होता है, बाकी दुनिया का 80% पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू होता है। क्लियर बात है ये? और थोड़ा सा डीप में चलते हैं। अब अगर तुमसे ये कोई पूछे कि भाई बताओ एबायोटिक फैक्टर में भी एयर के थ्रू ज़्यादा पॉलिनेशन होगा या वाटर के थ्रू ज़्यादा पॉलिनेशन होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एयर के थ्रू पॉलिनेशन ज़्यादा होता है और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कम होता है। ठीक है ना? एयर के थ्रू पॉलिनेशन ज़्यादा होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कम होता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 30 जेनेरा यानी कि 30 जीनस में हो सकता है। सिर्फ 30 जीनस ऐसे हैं जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर में एयर के थ्रू पॉलिनेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है ना? अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बायोटिक फैक्टर में किसके थ्रू पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो इस 80% का 80% पॉलिनेशन, ठीक है ना, इस 80% का 80% पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है ना? अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ बायोटिक फैक्टर में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो इंसेक्ट के थ्रू होता है 80% पॉलिनेशन। बाकी के भाई 20% में ये सब लोग निपट जाते हैं। ठीक, अब भाई देखो इंसेक्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसके थ्रू पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों कि यहाँ पे जो इंसेक्ट है वो है हनी बी। हनी बी, तो हनी बी के थ्रू पॉलिनेशन, ऐसा हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके थ्रू पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ बायोटिक फैक्टर में ज़्यादा पॉलिनेशन होता है या ये बायोटिक फैक्टर से, तो आप बोलोगे बायोटिक फैक्टर से। अच्छा, बायोटिक फैक्टर में भी सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो आप बोलोगे एंटेमोफिली, मतलब क्या? बाई इंसेक्ट। और आपसे पूछा जाए अच्छा इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन में हेल्प कौन करता है, तब आप वहाँ पे बोलोगे हनी बी। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग एक एक करके पॉलिनेटिंग एजेंट्स को डिस्कस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, और एबायोटिक में है बाई एयर यानी कि एनिमोफिली। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे फ्लावर्स में जिनका पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है। तो देखो भाई, फ्लावर प्रेजेंट इन इनफ्लोरेसेंस, सबसे पहले फ्लावर इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होता है। फ्लावर सॉलिटरी नहीं होता, अकेला नहीं होता। अब देखो यहाँ पे बात समझो आप मेरी, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है ना भाई, और ये सिर्फ इसमें एक अकेला फ्लावर लगा हुआ है, एक अकेला ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल फ्लावर है, और ये अकेला एक लगा हुआ है। हवा चली,
हवा चली, अब हो सकता है कि वो हवा का जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे चला जाए, तो देखो मिस हो गया यहाँ पे पॉलिनेशन से। हवा इस साइड से चल रही है तो इधर से होके निकल जाए, तो देखो यहाँ पे मिस हो गया। लेकिन अगर बहुत सारे फ्लावर्स होंगे तो एक ना एक पॉलन ग्रेन वहां तक पहुंच जाएगा। इसीलिए जो फ्लावर होता है वो इन्फ्लोरेसेंस में होता है। और अगर आपसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है, अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लोरेसेंस की जरूरत ही क्यों पड़ी, इन्फ्लोरेसेंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी प्लांट में, तो भैया इन्फ्लोरेसेंस ज़रूरत ही इसीलिए पड़ी प्लांट में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छे से पॉलिनेशन हो सके, वहाँ पे पॉलिनेशन हो सके अच्छे से, इसीलिए जो है ऊपर वाले ने इन्फ्लोरेसेंस बनाई किसमें? फ्लावर्स में। आगे देखते हैं, फ्लावर कलरलेस होता है, अडरलेस होता है और नेक्टरलेस होता है। अब देखो भाई, हवा को तो किसी से बैर है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि गोरे आदमी को हवा ज़्यादा लगती है, काले आदमी को हवा ही नहीं लगती, ठीक है ना। लंबे आदमी को हाँ ये बोल सकते हैं कि लंबे आदमी को हवा ज़्यादा लगती है क्योंकि ऊंचाई पे होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो हवा है किसी से भेदभाव नहीं करती, तो यहाँ पे जो हवा के लिए ना ही फ्लावर कलर वाला होना चाहिए, कलरलेस होता है, अडरलेस होता है और नेक्टरलेस होता है, यानी कि ना ही इस ऐसे फ्लावर में बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स की ज़रूरत है, ना ही कोई कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगरेंस की ज़रूरत है और ना ही नेक्टर यानी कि रस की ज़रूरत है। ये सारे लालच तो किसको होते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म को होते हैं। आप भी जब कोई फ्लावर तभी पसंद करते हो कि पहले तो वो अच्छा दिख रहा हो, फिर अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही हो और उसके बाद किसी को जाके आप देते हो, है ना। तो यहाँ पे जो एनिमोफिलस, जिसके थ्रू एनिमोफिलस जो फ्लावर होते हैं, जिनके थ्रू एयर के थ्रू जिनमें पॉलिनेशन हो रहा है, उनमें ना तो कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक कलर की ज़रूरत है, ना ही कोई फ्रेगरेंस यानी कि सेंट की ज़रूरत है और ना ही नेक्टर यानी कि रस की ज़रूरत है, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है मेल फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल जनरली यूनिओव्यूल्ड। देखो भाई, अब देखो हवा उड़ा के ले जा रही है पॉलन ग्रेन को, तो जरूरी नहीं है कि वहां तक पहुंच पाए पॉलन ग्रेन जहां तक उसे पहुंचना है। हवा में खो भी सकता है, इसी तरीके से वाटर में भी क्या हो सकता है? खो सकता है। तो ऐसा नेचर ने रूल बना के दिया है, ऐसा नेचर ने इंतज़ाम करके दिया है कि जो मेल फ्लावर है उसका पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन, जिससे कितना भी कुछ भी हो जाए तो कम से कम एक पॉलन ग्रेन तो फीमेल के पास तक पहुंच पाए। जनरली भी आप देखोगे कि जो मेल गैमीट होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। सोचो 200 से 250 मिलियन स्पर्म होते हैं, लेकिन ओवम कितना होता है? एक। तो यही इसीलिए होता है क्योंकि क्या होता है? डैमेज हो सकते हैं पॉलन ग्रेन या फिर क्या मेल गैमीट्स, और कोई ना कोई एक मेल गैमीट वहाँ पे पहुँच जाए। इसीलिए नेचर ने इंतज़ाम किया है कि जो मेल फ्लावर होता है वो पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है। और इसका बहुत एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कैनाबिस, ठीक है ना। जो कैनाबिस है वो 5 लाख पॉलन ग्रेन एक बार में प्रोड्यूस करता है, यानी कि 5 लाख पॉलन ग्रेन शेड होते हैं। कैनाबिस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी तरीके से पिस्टल जनरली क्या होती है? यूनिओव्यूल्ड होती है, ठीक है ना। अब यूनिओव्यूल्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, तो आप जानते हो कि इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो आगे चल के सीड बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, अब चूंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू हो रहा है तो वैसे भी चांसेस कम है कि पता नहीं भैया मेल गैमीट पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। और किसी तरीके से भी अगर मेल गैमीट एक पहुँच पाया है तो एक मेल गैमीट एक ही ओव्यूल को फ्यूज करेगा ना, बाकी तो सब बेकार हो जाएंगे। तो नेचर ने क्या इंतज़ाम किया कि ऐसे जिनमें एनिमोफिलस जो फ्लावर होते हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन जो पिस्टिल होती है वो जनरली क्या होती है? सिंगल ओव्यूल वाली होती है, यानी कि यूनी ओव्यूल्ड होती है, जिनमें सिर्फ एक सीड होता है, उनको हम यूनी ओव्यूल्ड बोलते हैं। अब क्या लिखा है देखो, पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट वेटेड, स्मॉल एंड नॉन स्टिकी। अब हवा से पॉलन ग्रेन को उड़ाना है,
हवा में पॉलन ग्रेन उड़ना है तो कैसा होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, हल्का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, यानी कि वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या होता है कि अगर चिपचिपा होगा तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, जिससे वो हैवी हो जाएंगे और हवा में नहीं उड़ पाएंगे। तो लाइट वेटेड होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए और नॉन स्टिकी। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि पॉलन ग्रेन में विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे इस तरह से, जैसे ये पॉलन ग्रेन है और इसमें इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि इस पॉलन ग्रेन के पर हैं, उनको हम बोलते हैं विंग्ड पॉलन ग्रेन। और नीट 2019 में भैया क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं, आंसर है पाइनस में। विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं, पाइनस में, ठीक है ना। अब देखो स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, फैदरी होनी चाहिए और स्टेमन वेल एक्सपोज्ड एंड वर्सेटाइल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझते हैं। देखो बायोलॉजी जब आप समझोगे तो वो आपको फौरन ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगी अगर आपने अच्छे से समझा है, और कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैं तो बायोलॉजी को रट के चला जाऊंगा, एनसीईआरटी को पूरी तरीके से रट लूँगा और मैं बिल्कुल पूरा पेपर फाड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये गलतफहमी है आपकी, ठीक है ना। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जितना दिमाग आप फिजिक्स समझने में लगाते हो, जितना दिमाग आप केमिस्ट्री समझने में लगाते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा दिमाग आपको बायोलॉजी समझने में लगाना पड़ेगा, वरना कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये आइए यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं मेज़ का, ठीक है ना, मक्के के प्लांट के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से लीव्स होती हैं मेज़ के प्लांट्स में, ऐसे लीव्स होती हैं, थोड़ा सही से बना लेते हैं, ऐसे लीव्स होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर मेल पार्ट होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, मेल पार्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि स्टेमन होता है। और मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टसल बोलते हैं। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, टसल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी मेल पार्ट के पास में एंथर होते हैं, और एंथर कैसे होते हैं, वर्सेटाइल एंथर होते हैं। एंथर किस तरह के होते हैं, वर्सेटाइल एंथर होते हैं। मैंने आपको बताया था इसी, जब मैं आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखोगे तो मैंने वहाँ पे आपको एंथर के टाइप बताए थे, उसी में ही एक टाइप बताया था वर्सेटाइल एंथर। और वर्सेटाइल एंथर का मतलब क्या होता है, वो इस तरीके से अटैच होता है जैसे ये फिलामेंट है और ये ऊपर एंथर हॉरिजॉन्टली अटैच है। अब जब ये हॉरिजॉन्टली अटैच है तो सिर्फ एक ही यहाँ पे अटैचमेंट है, तो जब हवा चलती है तो इस तरीके से ये डैगलिंग करता है, इस तरीके से ये हिलता डुलता है। और जब ये हिलता डुलता है तो जो इसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं वो आसानी से शेड हो जाते हैं, किसमें, विंड में, ठीक है ना। तो ऐसे एंथर को, इस तरह से आप देख रहे हो, ऐसे एंथर को हम बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर। और वर्सेटाइल एंथर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ग्रासेस फैमिली यानी कि मोनोकॉट्स का, ठीक है ना। वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, यानी कि एंथर दूर दूर प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे आराम से हवा चले तो सब में फैल सके। वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। स्टिग्मा कैसे होनी चाहिए, फैदरी। तो आपने कभी भुंटा अगर देखा हो, तो भुंटे में आपने इस तरीके से ग्रीन पार्ट देखा होगा जो कि भुंटे को कवर करे रहता है, उसको बोलते हैं हस्क, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हस्क। अब जो भुंटे में आप गोल गोल सीड खाते हो वो एक्चुअली पूरा फ्रूट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ओवरीज प्रेजेंट है, ये भुंटे की बहुत सारी ओवरी हैं, ठीक है ना, ये क्या है, बहुत सारी ओवरी हैं। अब इन्हीं ओवरी से क्या निकला है, ये है स्टाइल और आगे क्या है, स्टिग्मा। ये स्टाइल है और ऐसे क्या है, स्टिग्मा। ये स्टाइल है और क्या है, ऐसे स्टिग्मा। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि भुंटे में आधा पार्ट तो क्या है, मतलब कवर्ड है, और जो कवर पार्ट नहीं है उसमें क्या है, सिल्क फाइबर्स प्रेजेंट हैं, सिल्क की तरह रेशे प्रेजेंट है, और उनको वाकई में सिल्क ही बोलते हैं, ठीक है ना। सिल्क की तरह रेशे प्रेजेंट हैं, वास्तव में ये क्या होते हैं, ये स्टिग्मा होते हैं, ठीक है ना। ये क्या प्रेजेंट है, होती है स्टिग्मा। तो इसकी स्टिग्मा कैसी होती है, फैदरी होती है।
अब जब भी हवा चलती है तो स्टिग्मा इस तरह से मूव करती है, और जब स्टिग्मा मूव करती है तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन हवा में उड़े हैं, तो हो सकता है इधर उधर पॉलन ग्रेन निकल जाएं बहुत सारे, लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन यहाँ पे भी आके शेड हो जाते हैं। और चूंकि स्टिग्मा कैसी होती है, फैदरी होती है और स्टिकी होती है। पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी है, लेकिन जो स्टिग्मा है वो कैसी है, फैदरी है और स्टिकी है, और फैदरी और स्टिकी होने की वजह से वो पॉलन ग्रेन को तुरंत ट्रैप कर लेती है, और ट्रैप करने के बाद में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाता है। तो भाई देखो, एनिमोफिली जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो होता है मोनोकॉट का, यानी कि ग्रासिस फैमिली का, और बहुत ही पूछा जाने वाला स्टैंडर्डाइज आपके में जो एग्जांपल है वो है मेज का। ठीक है ना, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे होगे बिल्कुल सेम वही बात। यहाँ पे टसल प्रेजेंट है, ठीक है ना, फीमेल पार्ट है, ऊपर मेल पार्ट है, और देखो एंथर भी कैसा है, वर्सेटाइल एंथर है। एंथर भी कैसा है, वर्सेटाइल एंथर है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्सेटाइल एंथर से पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होते हैं और फीमेल के पास तक पहुँच जाते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है किसका, एनिमोफिलस का, यानी कि पॉलिनेशन थ्रू विंड का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन थ्रू वाटर। एनसीईआरटी में बहुत बड़ा दे रखा है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वहाँ पे, तो नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।